हेलो एंड वेलकम। ये क्लास 10th का पावर शेयरिंग वाले चैप्टर का वीडियो है। इसके अंदर पावर शेयरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है। ठीक है, तो पावर मीन्स ताकत और शेयरिंग मीन्स बांटना, यानी शक्तियों का बंटवारा। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो जो 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसी होती है, कैसे काम करती है, इसमें इसके आगे से ही पढ़ेंगे। We noted at last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government। और लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है उसमें सारी पावर जो है किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती, गवर्नमेंट के। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको पता होगा अगर आपने लास्ट ईयर की बुक्स पढ़ी है 9th की ठीक से। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो इन तीनों के पास बराबर 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 बेसिकली 3 टाइप होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में आप 11th क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ोगे कि 11th क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, जुडिशरी किसे कहते हैं। द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो ये तीनों के तीनों जो है डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इसमें और आने वाले 2 चैप्टर्स में हम पावर शेयरिंग क्या होती है उसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। We start with 2 stories from Belgium and श्रीलंका। तो हम 2 स्टोरीज के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 स्टोरीज हैं, एक बेल्जियम की है और एक श्रीलंका की है। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। ये जो स्टोरीज है ना, इसमें है कि डेमोक्रेसीज जो है कैसे डिमांड हैंडल करती है पावर शेयरिंग के बारे में। द स्टोरीज yield some general conclusion about the need for power sharing in the democracy। और पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, इसके बारे में बताती है। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters। और किस तरीके की पावर शेयरिंग हुई आने वाले और 2 चैप्टर्स में पता चलेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था और मैं हमेशा बताता हूँ कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए अपने हिसाब से। सारी चीज़ें बनानी हमारा काम है, बट आप बनाते हुए चलिए कि जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती है मेरे बताने के बाद भी, तो उसका नोट्स खुद से बना सकते हैं। I have a simple equation in mind: sharing power, dividing power, weakening the country. Why do we have start by taking of this? तो ये कहता है कि सिंपल क्वेश्चन है किसी बंदे का कि शेयरिंग पावर मींस डिवाइडिंग पावर। अगर हम पावर को डिवाइड कर देंगे, हमें ऐसा लगता है अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो जिसकी वजह से कंट्री जो है वीक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्री वीक हो जाती है। वाई डू वी स्टार्ट बाय टेकिंग ऑफ दिस, ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप के अंदर जिसका एरिया हरियाणा इंडिया का जो स्टेट है उससे भी कम है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस एंड नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन से भी हाफ। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन यानी इसके अंदर जो मिक्स है ना, मतलब लोगों का मिक्स है कि कौन सी कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो बहुत खतरनाक है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ऑफ दिस कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। इस कंट्री में 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं। एंड 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और 40% जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। एक सेकंड, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? हो गया, ठीक है। हाँ, तो 40% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। और जो बचे हुए 1% है वो क्या बोलते हैं, वो जर्मनी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जर्मन वाली भाषा बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रूजल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। ब्रूजल्स जो उनकी कैपिटल सिटी है उसमें 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? बेल्जियम की बात हो गई, जिसमें उन्होंने बता दिया कि कंट्री की डिवाइडेशन कैसी है। 59% अलग है, 40% अलग है और 1% पॉपुलेशन जो है अलग है। तो उसको आप लिख लीजिए कहीं पे।
द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी में है ना फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, यानी जो फ्रेंच बोलती है कम्युनिटी, वो रिच और पावरफुल है। दिस वॉज resented बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हुआ ये कि डच स्पीकिंग जो लोग थे या जो कम्युनिटी थी ना, उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी बेनिफिट थे ना, वो फ्रेंच के लोगों से भी मिल जाया करते थे। जैसे इसको नीचे तो नहीं लिखा कुछ, ठीक है, कहाँ पे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, और जो भी पढ़ाई वगैरह का खर्चा होता था वो मिल जाया करता था। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। अब इसी की वजह से क्या हुआ, उन दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो गई। 1950s एंड 1960s, 1950 और 1960। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रूसल्स। अब ब्रूसल्स जो वहाँ की राजधानी थी, वहाँ पे टेंशन ज़्यादा बढ़ गई। ब्रूसल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब ब्रूसल्स के लोग जो थे वो कंट्री में तो जो है बहुत ज़्यादा थे, बट कैपिटल में यानी ब्रूसल्स में वो लोग कम थे। अब प्रॉब्लम ये है, ऐसा समझ लीजिए कि इंडिया है अगर, तो इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो इंडिया में दिल्ली के एरिया में तो ब्रूसल्स बहुत कम है, बट पूरे इंडिया में जो है ना ब्रूसल्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर लोग कैपिटल में नहीं रह रहे तो उसका मतलब उनकी पॉपुलेशन कम होगी। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। उन्होंने कहा चलिए कंपेयर करते हैं, अगर यही सिचुएशन किसी और कंट्री में हुई होती तो क्या होता। और ऐसा हुआ। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो कि इंडिया के पास है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुछ सदर्न कोस्ट पर है, ठीक है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में तो आपको तमिलनाडु के बाद जो नीचे का एरिया है समुद्र है, उसके बाद श्रीलंका दिखेगा छोटा सा। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। यहाँ पे 2 करोड़ पीपल हैं जैसे कि हरियाणा में हमारे यहाँ, ठीक है ना। और ब्रूजल्स, वो सॉरी ब्रूजल्स कह रहा हूँ, बेल्जियम से डबल हो गई, 1 करोड़ से डबल हो। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, और साउथ एशिया के जो रीजन्स हैं और कंट्रीज, उनमें भी ऐसे ही 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की जो है बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। डाइवर्स यानी फैली हुई, मिक्सअप पॉपुलेशन जिसे बोल सकते हैं, जैसे इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स। जो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, मेजर जो सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला है, 74%। एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%। तमिल स्पीकर्स कितने, 18%। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 74 प्लस 18 को, तो ये बनेगा 2 एंड 2, 92% जो पॉपुलेशन हो गई वो तमिल्स और सिन्हालास की हो गई अभी तक, ठीक है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और तमिल के अंदर भी जो है ना 2 सब ग्रुप्स बने हुए थे। यानी तमिल तो है ही है, और उसके अंदर भी क्या हुआ, 2 सब ग्रुप्स बन गए। एक तो नेटिव, नेटिव यानी जो पहले से ही उस कंट्री में रहते आ रहे हैं, एक जो बाहर से आके रहे हैं। जैसे एथनिक, एथनिक का मतलब क्या लिखा हुआ है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और ग्रुप। यानी कल्चर वगैरह उन सबका सेम है, रहन सहन भी सेम है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, लेकिन उनका रिलीजन और नेशनलिटी सेम है। तो कोई दो लोग अलग अलग जगह पे भी रहते हैं, लेकिन उनका जो क्या कह सकते हैं कल्चर वगैरह या बैकग्राउंड है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये मैप हो गया। अब तमिल्स आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, 13%। जो 13% जो लोग हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया। अब जिनके फोर फादर यानी पूर्वज जो है वो इंडिया से जो आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। यानी जब यहाँ पे किसका राज था, गोरों का राज था, अंग्रेजों का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उस टाइम पे जो लोग यहाँ पे आए थे उन लोगों को बोला जाता है इंडियन तमिल। तो 2 तरीके के तमिल हो गए, एक श्रीलंकन तमिल और एक हो गया इंडियन। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अगर आप मैप में देखो श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री।
श्रीलंकन तमिल जो है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड में है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब ज्यादातर जो सिन्हाला पीपल्स है ना वो बुद्धिस्ट है, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। और ज्यादातर तमिल जो है वो हिंदू और मुस्लिम है। 7% आर क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। 7% क्रिश्चियन है जो कि तमिल भी है और सिन्हाला भी है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि यार हमारे पास है तो सारे श्रीलंकन ही, बट कुछ सिन्हालास जो हैं क्या है बुद्धिस्ट हैं, कुछ क्या है तमिल हिंदू और मुस्लिम है, और कुछ तमिल क्या है सिन्हाला और तमिल दोनों है। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि किसको किसके बिहाफ पे बांटा जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी। अब बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है जिनके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है वो उसका फायदा उठा सकती थी, एंड फोर्स इट विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और फोर्स कर सकती थी फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों को। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। जिसकी वजह से क्या होता, ये लड़ाई जो थी वो कम्युनिटीज के बीच में फैल जाती। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और जिसकी वजह से क्या होता, कंट्री के पार्टीशन हो जाते, हिस्से हो जाते। अब आप कितने हिस्से करते हैं, अगर आपके यहाँ 4 तरीके की पॉपुलेशन रहती तो आप 4 तरीके के हिस्से तो करोगे नहीं, उससे तो कंट्री बहुत ज्यादा छोटी और डिवाइडेड हो जाएगी। दिस कुड लीड अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रूजल। अब सब राजधानी चाहते थे क्योंकि ब्रूजल में ज्यादा डेवलपमेंट था, तो दोनों ही साइड चाहती थी कि ब्रूजल हमें मिल जाए। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority. सिनाला सबसे ज्यादा थे श्रीलंका में, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री। और वो पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में हुआ क्या। तो बेसिकली अभी तक क्या होता है, बेल्जियम और लंका दो अलग अलग देश हैं जिसको कंपैरिजन करा जाता है इंडिया के हरियाणा वाले स्टेट से। ठीक है, वहाँ पे एक जगह 59% पॉपुलेशन होती है, एक जगह 30% पॉपुलेशन होती है, और एक 1% पॉपुलेशन होती है। श्रीलंका में एक पॉपुलेशन 74% होती है, एक 18% होती है और एक 13% होती है। तो अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। तो इनके बीच में वो रखे होते हैं बंटवारे। अब अगर इन्हीं के बेस पर कंट्री का बंटवारा कर दिया जाए तो कंट्री के तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। और इंडिया में तो इतने टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि इंडिया में तो हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है और हर स्टेट में लैंग्वेज के अंदर भी लैंग्वेज है। तो अब ये रहा मेजर मेजॉरिटेरियनिज्म मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, यानी मेजॉरिटी किसके पास है। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1948। हमारे एक साल बाद 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। मतलब द लीडर ऑफ द सिनाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब सिनाला ज्यादा थे तो उन्होंने क्या करा, अपनी मेजॉरिटी की वजह से वहां पे डोमिनेंस दिखा दिया कंट्री के ऊपर कि ठीक है भाई ये कंट्री जो है आज से हम लोग चलाएंगे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटी एंड मेजर ऑफ स्टेब्लिश सिनाला सुप्रीमेसी। तो मेजोरिटी की वजह से क्या हुआ, सिनाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन गई और वो लोग पावर में भी आ गए। इन 1956 और 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड, एक एक्ट पास हुआ, रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने कहा भाई सिन्हाला जो है ना, सिर्फ सिन्हाला ही एक ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो श्रीलंका में, यानी गवर्नमेंट के जो काम है या बुक्स हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज में ही लिखी जाएगी। दस डिसग्रेडिंग तमिल। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, तमिल वालों को डिसग्रेड करने लगे वो लोग। The government followed preferential policies that favor Sinhala's applicant for university position and government job. अब गवर्नमेंट जो है ना वो भी इनइक्वालिटी करने लगी। उसने क्या करा, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस थी वो ज्यादातर किसको फेवर करने लगी, सिनाला कम्युनिटी को। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism.
एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया एक्ट बनाया गया कि स्टेट जो है यानी जो कंट्री है वो किसको प्रोटेक्ट करेगी, बुद्धिज्म को भी क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना, उसकी रक्षा करेगी। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक गवर्नमेंट आते रही, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है कि आप एलियन हो, यानी आप कोई बाहर से आए हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, अमंग द श्रीलंकन तमिल, उन लोगों को ये लगने लगा कि यार ये लोग ना हम लोगों को बाहर वाला मानते हैं, यानी हम लोग के पूर्वज यहाँ रहे हैं बट हम तो यहीं पैदा हुए हैं तो हम तो यहीं के ही लोग हैं, बट ये लोग फिर भी हमें बाहर वाला मानते हैं। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. उन्हें एहसास होने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है बुद्धिस्ट सिनाला लीडर्स वाली जो है वो लैंग्वेज को और कल्चर को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रही उस तरफ। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, एक सेकंड हाईलाइट, दे फेल्ट, उन्हें मतलब महसूस होने लगा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं और जो उनके लिए राइट्स वगैरह होने चाहिए पॉलिटिकल, वो सारे के सारे उन्हें नहीं मिल रहे। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इन गेटिंग जॉब, उन्हें जॉब नहीं दी जा रही, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और जो जो भी चीज वो डिमांड वगैरह कुछ करते थे तो उसको वो ज्यादा सीरियसली सुनते नहीं थे कि ठीक है हाँ कर देंगे, बस बोल के छोड़ दिया करते थे। एज अ रिजल्ट, और इसका फिर परिणाम क्या हुआ, यानी इसका रिजल्ट क्या है, द रिलेशन बिटवीन सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। ये गवर्नमेंट की वजह से क्या हुआ, उनके बीच के रिलेशन जो थे वो बिगड़ गए। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल, अब श्रीलंकन तमिल ने पार्टीज मतलब बनानी शुरू कर दी, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, यानी मोर्चे वगैरह निकालने शुरू कर दिए। फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, अब उन्होंने कहा सर आप सिन्हाला को हटाओ और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। फॉर अ रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, उन्होंने कहा तभी तो हमें जॉब्स और एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जो बंदा तमिल सीखे हुए या जिसकी मदर टंग तमिल है, अब उसको पहले सिनाला सीखनी पड़ेगी तब जाके वो किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस populated by Tamil was repeatedly denied, वो करते रहे डिमांड, वो डिनाई करते रहे। बाय 1980s और 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम स्टेट को बोलते हैं वैसे, इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब हुआ क्या, 1980 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो गई जिन्होंने बोला सर आप हमें इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, हमें अलग ही कर दो, जब आप हमारी डिमांड नहीं सुनते तो, ठीक है, आप हमारी डिमांड सुनते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, जॉब्स हमें नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज हमें कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं मिल रही, तो एक काम करो हमें अलग ही स्टेट दे दो। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, अब ये डिस्ट्रस्ट यानी ये जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट थे ना, इनके आपस की जो लड़ाई थी ना दो कम्युनिटीज की, वो पूरे देश में फैल गई। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और क्या हुआ, कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो गया, यानी लोग ही लोगों से लड़ने लगे। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, हजारों लोग जो थे दोनों कम्युनिटीज में से, चाहे वो इस कम्युनिटी के हो सिनाला या श्रीलंकन तमिल हो, वो मर गए बेचारे। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, काफी परिवारों को जो है कंट्री छोड़नी पड़ गई। एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिव्स, और कुछ को तो बेचारों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ गया। तो ये बड़ा दुखद होता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट द श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमने, जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अच्छा था, ठीक है, लेकिन वो सब क्या हो गया, खराब होना शुरू हो गया। एजुकेशन पर, हेल्थ पर इतना ज्यादा मतलब खर्चा करता था श्रीलंका, बट वो सब खराब हो गया। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009, और 2009 तक आते आते ना श्रीलंका जो है बहुत बुरी तरीके से ना
मतलब मार झेल चुका था, क्योंकि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ही जो होती है वो क्या करती है, उस कंट्री की इकोनॉमी को, वहाँ के हेल्थ सेक्टर को, वहाँ के एजुकेशन में वही पार्ट लेती है। अब जब वही आपस में लड़ेगी तो वहाँ पे कौन एजुकेशन मतलब ले पाएगा, अगर ऐसे लड़ाइयाँ होंगी तो। ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं भाई यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना तो खतरे से खाली नहीं है, क्या पता फैक्ट्री जला दें लोग मेरी। अगर मैं सिनाला को नौकरी दूंगा तो श्रीलंकन तमिल जला देंगे, श्रीलंकन तमिल को दूंगा तो सिनाला वाले जला देंगे। तो ये भी एक तरीका का क्या है, कन्फ्लिक्ट है ना। अब दूसरी तरफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ। अच्छा, सिविल वॉर का आपको मतलब बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing group within a country that becomes so intense that it appear like a war। यानी इतनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, जरूरी नहीं है कि दो ही कम्युनिटीज के बीच में, दो से ज्यादा कितनी भी कम्युनिटीज हो सकती है, जो एक ही कंट्री की होंगी, एक ही कंट्री में रहते हैं और आपस में लड़ जाए। द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ, जो बेल्जियम के जो लीडर्स है, जिन्हें बेल्जियन लीडर्स बोला जाता है, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने श्रीलंका की तरह सिविल वॉर नहीं होने दिया। They recognize the existence of regional differences and culture diversities। उन्होंने कहा ठीक है, पहले चेक करते हैं भाई क्या रीजनल डिफरेंसेस हैं, क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times। 1970 से 1993 तक उन्होंने अपना 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा, यानी चेंजेस करे, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। इसलिए करने पड़े ताकि सब लोग शांति से एक ही कंट्री में आराम से रह सकें। The arrangement they worked out is different from any other country। जो जो अरेंजमेंट उन्होंने करे वो किसी और कंट्री के से बहुत अलग थे। Here are some of elements of the Belgian model। उनके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या कानून ऐसे बनाए कि लड़ाई भी नहीं हुई, और दोनों कम्युनिटीज, यानी 3 कम्युनिटीज थी बेसिकली वहाँ पे भी, कि तीनों कम्युनिटीज जो है बहुत अच्छे से और खुशी से वहाँ पे रही, दंगा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, किसी बंदे को खून नहीं हुआ। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा कि जो डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे ही वहाँ पे जो डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ जो उन्होंने क्या करा, स्पेशल लॉज बना दिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के, वो जरूर वहाँ पे होंगे। तो उससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वो मैटर्स इजीली रिजॉल्व हो जाता है। Thus no single community can make decision unilaterally। यूनिलेटरली का मतलब होता है कि कोई भी एक कम्युनिटी अपने बेस पर जो है ना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। कि ऐसा नहीं है कि नहीं भाई डच वालों ने कोई भी कानून लिया और सुबह को पास कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत सारी जो सेंट्रल पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई। ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, 2 रीजन्स में बांट दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो थी सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे इंडिया में तो सबॉर्डिनेट की तरह ही काम करती है कि अगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में पास हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। एंड नोटबंदी है तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं भाई हम तो ये नोट चलाएंगे। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो वो सारी गवर्नमेंट में पास हो जाएगा, चाहे वो जितनी टेरिटरी में, जो इंडिया की टेरिटरी में हिस्सा आता है वो चीज वहां के लिए लागू हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल थी ना, उसमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के बराबर लोग थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in central government। और दोनों ने ही बड़े प्यार से और शांति से ये बात मान ली
कि ठीक है, फ्रेंच वालों ने कहा ठीक है भाई, ब्रूजल्स में डच स्पीकिंग लोग जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि डच स्पीकिंग वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग वालों को आने दिया था। तो दोनों ही कम्युनिटीज ने समझदारी दिखाई, प्लस वहाँ की गवर्नमेंट ने भी समझदारी दिखाई, दोनों को बराबर बराबर का हक दे दिया, जिसकी वजह से इजीली ये काम मतलब बहुत इजीली हो पाया कि ठीक है, अगर आपको बंटवारा करना भी है तो आप प्यार से कर लो, तो बंटवारा हुआ ही नहीं। देखिए लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस, ये किस तरीके का सॉल्यूशन है। आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी। अच्छा ये कि हमारे यहाँ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मिनिस्टर किस कम्युनिटी से आता है, वरना तो फिर सबके लिए एक अलग ही लॉ बनाना पड़ जाएगा। द फोटोग्राफ इज हेयर फॉर अ स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम, ये एक स्ट्रीट एड्रेस है बेल्जियम का। यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम एंड डायरेक्शन इन टू लैंग्वेज, देखिए ग्रैंड प्लेस, ग्रोथ मार्केट, तो इन्होंने क्या करा, फ्रेंच में भी इस भाषा को लिख दिया है और डच में भी इस भाषा को लिख दिया। तो जिसको डच आती है वो डच में पढ़ लेगा, जिसको फ्रेंच आती है फ्रेंच में, जिसको दोनों आती है उसके लिए तो वेल एंड गुड है। अब ये सब चीजों के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट देखिए ब्रुसेल्स में कैसा, इसकी फोटो भी है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे आर लिविंग। अब दो गवर्नमेंट तो थी, सेंट्रल, एक स्टेट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या तो डच से या फ्रेंच से या जर्मन से, और वो कहीं भी रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, और उन्होंने इस गवर्नमेंट को पावर दी कि भाई आप कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज में आप अपना जो भी है ना आप कर सकते हो, मतलब आपको चेंज करना है, कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमने देखा कि जो बेल्जियन का जो मॉडल है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, ये उन लोगों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड था जो बेल्जियम में रह रहे थे। और दीज अरेंजमेंट हैव वर्क्ड वेल सो फार, लेकिन ये अरेंजमेंट ना बहुत अच्छे से चला। They helped to avoid civic strife between two major communities, अगर civic strife यानी सिविल वॉर हो जाता दोनों मेजर कम्युनिटीज के बीच में, एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, और फिर लैंग्वेज को लेके पॉसिबल था कि डिवीजन तो होना ही होना है। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यूरोप में इसलिए ही जुड़ गई ताकि वो यूरोपियन यूनियन बना सके। ब्रुसेल was chosen as its headquarter, ब्रुसेल्स को यूरोपियन पार्लियामेंट यानी बेल्जियम का हेडक्वार्टर चुना गया। तो काफी सारी चीजें जो बेल्जियम के मिनिस्टर्स में, यानी उनका लिटरेट होना ना, ये चीज बताता है कि आपने कितने आसानी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। प्लस वहाँ के लोगों का लिटरेट यानी पढ़ा लिखा होना ये बताता है कि ठीक है, अगर हम कम भी हैं तो हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। और ज़्यादा वालों ने भी इस चीज़ को बड़े आसानी से या बहुत समझदारी से समझा कि हम ज़्यादा हैं तो हमें कम वालों का भी ध्यान रखना चाहिए अगर वो हमारी कम्युनिटी, हमारी कंट्री में रहते हैं तो। ऐसा नहीं कि श्रीलंकन, तमिल और सिनालास के बीच में कि हम तो ज़्यादा हैं हम तो मार देंगे। तो वही हुआ, जब वो एक कम्युनिटी को दबाते चले गए तो एक टाइम बाद वो कम्युनिटी ने फिर बगावत शुरू कर दी, और उसकी वजह से पूरी कंट्री में, जिसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1980s में जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, उसकी 2009 में आते आते ना एंड पे आ गई, खत्म होने लगी। तो काफी सारी चीजें जो है ना लोगों पर और वहाँ के मिनिस्टर्स पर डिपेंड करती। कोई कंट्री खराब नहीं होती, किसी कंट्री में लोग खराब नहीं होते। अगर आप किसी भी एक कम्युनिटी को ज्यादा बढ़ावा दे दोगे और दूसरी कम्युनिटी को कम बढ़ावा दोगे या कम आंकोगे तो वहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस हैं। इंडिया इसलिए, हमने अगर आपने 6th क्लास के चैप्टर्स पढ़े हैं डाइवर्सिटी, इंडिया इतना डाइवर्स होने के बाद भी यूनाइट है, तो इसलिए नेहरू साहब ने एक बुक लिखी थी,
एक मतलब बुक तो उन्होंने दूसरी लिखी थी, बट उन्होंने एक टर्म बोला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ना इंडिया सबसे ज्यादा यूनाइट कंट्री है। इट इज द यूनाइटेड नेशन। अगर ये सारे नेशंस होते ना, जितने आज इंडिया के स्टेट्स हैं, तो वो फिर भी यूनाइट है, इसलिए इंडिया को इतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आगे पढ़ते हैं हेडलाइंस। रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग्स ऑफ द न्यूज रिलेटेड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पावर। आप एक हफ्ते तक न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से ना क्लिपिंग्स निकाल लीजिए वॉर से रिलेटेड। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट कुड पूल देयर क्लिपिंग्स टुगेदर टू डू द फॉलोइंग। 5 बच्चों का ग्रुप बनाइए और लिखिए, क्लासीफाई दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बाय देयर लोकेशन। एक तो उनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, योर स्टेट मतलब किस स्टेट में ऐसा हो रहा है, इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी वर्ल्ड में अगर कहीं और हो रहा है तो आप वहाँ की कंट्री और वहाँ की स्टेट लिखिए। इंडिया में हो रहा है, जैसे अभी आप ये चैप्टर तो आप सुन रहे हैं ना, अब रिकॉर्डेड है, तो अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही, तो वहाँ पे वॉर वाला हुआ है सिचुएशन। फाइंड आउट द कॉज ईच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्या कारण है ना, वो पता होने बहुत जरूरी है। हाउ मैनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, और इसमें से ऐसे कितने हैं कि जो पावर शेयरिंग की वजह से हो रहे हैं। हो सकता है पावर का बंटवारा करने के चक्कर में ये डिस्प्यूट्स हो। विच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व बाय वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, और हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों की जान ले रहे हो, मतलब तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट लगा के, जैसे बेल्जियम ने करा है, ऐसा नहीं जैसे श्रीलंका ने करा है। श्रीलंका में अगर जैसे हुई पावर शेयरिंग, वहां तो लड़ाई झगड़े हो गए, सिविल वॉर हो गया, इकोनॉमी खराब हो गई। लेकिन बेल्जियम के तरीके से अगर करा जाए तो लोगों की जान भी बच जाएगी और पावर जो है ना इजिली शेयर भी हो जाएगी दूसरी कम्युनिटीज के बीच में। तो आप न्यूज़पेपर की अगर आप पढ़ते हो तो कटिंग देखिए, ठीक है। सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक अस मोर पावरफुल। ऐसा है कि पावर को शेयर करना ज्यादा पावरफुल है, पावर को शेयर करने से पावर बढ़ती है, ऐसा है। साउंड्स ऑड, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेट मी थिंक। अब होता क्या है, लोग ये कहते हैं अगर आप एक साथ रहोगे, ठीक है, तो आप मजबूत रहोगे, बिल्कुल सही बात है। बट एक साथ रहोगे तब ना जब सारी कम्युनिटीज के साथ में लेके चलोगे, जब आप सारी कम्युनिटीज को साथ में ही नहीं लेके चलोगे तो एक साथ कैसे रहोगे। अब आप पावर शेयर ही मत करो, अब एक ही एक कम्युनिटीज के बारे में सुनते रहो, तो बाकी कम्युनिटीज ही आपकी दुश्मन बन जाएगी, तो जितनी आपके पास पावर है वो भी चली जाएगी आपके पास से। जैसे इंडिया को यूनाइट कंट्री बना के रखा था अकबर के टाइम में, ठीक है, अशोका के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। यूनाइट वो इसलिए नहीं बने कि वो गए और वो मारते चले गए, नहीं, जिन जिनको उन्होंने जीता ना उनको उन्होंने उसका स्टेट दे दी कि ठीक है स्टेट आप ही रख लो, कंट्री या स्टेट या रजवाड़े जो भी बोलते, कि आप रख लो, आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, आप पैसा लो, हमें तो बस टैक्स दो, मालिक हमें, राजा हमें पूरे हिंदुस्तान के, बट आप अपना एरिया वैसे ही चलाओ जैसे चलाते थे, हम आपसे आपकी गद्दी नहीं छीनेंगे। उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से लोग दुश्मन नहीं हुए, ठीक है, राजाओं के। बाकी राजा क्या करते थे, जैसे ही जीता उन्होंने क्या करा, सारी की सारी टेरिटरी हड़प ली। अब जो राजा के साथ पहले से लोग रह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं यार पहले वाला राजा ही अच्छा था, तो वही लोग उसके बगावत पे आ जाते हैं। तो अगर आप राजा को उसकी टेरिटरी ही दे दोगे कि आप चलाओ जैसे चला रहे थे, लोग भी खुश रहने चाहिए, तो पावर भी बढ़ गई, आपके नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, प्लस आपके कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी जो है वो कम हो गए। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। वो कहता है हमने क्या सीखा लंका और बेल्जियम की स्टोरीज से। बोथ आर डेमोक्रेसीज yet they dealt with the question of power sharing differently। दोनों में डेमोक्रेसी तो है, बट दोनों के दोनों की पावर शेयरिंग की जो स्ट्रेटेजी थी ना वो अलग थी। इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feeling and interest of different communities and region। जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज करा कि भैया यूनिटी जो है ना कंट्री की,
वो तभी पॉसिबल है जब हम दूसरी कम्युनिटीज को साथ में लेके चलेंगे। Such a realization resulted in mutual acceptable arrangement for sharing power। और म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हो गए। डच ने फ्रेंच की बात मान ली, डच ने जर्मन की भी मान ली, तो जर्मन ने फ्रेंच और डच दोनों की मान ली, तो सब लोगों ने आपस में क्या करा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा दी। श्रीलंका शोज अस द कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल। श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका में तो लड़ाई छिड़ गई। इट shows that if a majority of community wants to force its dominance over others, refuses to share power, it can determine the unity of a country। श्रीलंका में ये हुआ कि अगर मेजर कम्युनिटी किसी के ऊपर दबाव बनाती चली जाएगी, तो जो कम्युनिटी छोटी है ना, वो बगावत पे उतर जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, लड़ाई छिड़ जाएगी। तो ये बनी हुई है, ये देखिए, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन गवर्नमेंट, ठीक है, जर्मन की गवर्नमेंट है, ये कार्टून बनाया हुआ है। अब ये बोल भी रहा है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, कैसे है, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल क्यों। Those are two different sets of reason can be given in a favor of power sharing। दो सेट ऑफ रीजन देते हैं वो कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये तो सोशल ग्रुप्स के बीच में ना लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिंस सोशल ग्रुप्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सोशल ग्रुप्स जो है वो जो है वायलेंस और इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी को के चांसेस जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि वो बात मान लेते हैं पावर शेयरिंग की वजह से। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और पावर शेयरिंग की वजह से जो है ना पॉलिटिकल ऑर्डर भी जो है मतलब गवर्नमेंट जो है ना इजिली मेंटेन रहती है और सही चलती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in a short run। तो अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास सारी पावर चली जाएगी तो उससे क्या होगा, वो बहुत शॉर्ट रन के लिए होगी, यानी कुछ टाइम के लिए चलेगी, क्योंकि जिसके पास पावर नहीं होगी वो पावर में आना चाहेगा, उसकी भी से लड़ाई झगड़े दंगे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इन लॉन्ग टर्म, अगर आपको लॉन्ग रन चलनी है, इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो आपको यूनिटी भी देखनी पड़ेगी कि आपकी कंट्री में कितनी कम्युनिटीज रहती हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके कल्चर क्या है, सबको बराबर बराबर पावर बांटनी पड़ेगी, ठीक है। ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी इट ऑफन ब्रिंग्स ruins द मेजॉरिटी एज वेल। अब अगर आप माइनॉरिटी को ऑपरेस करते जाओगे यानी ध्यान नहीं दोगे, इट ऑफन ब्रिंग द यूनिटी, तो मेजॉरिटी भी इससे इफेक्टिव हो जाती है भाई। अगर आप सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के बारे में सोचोगे तो सी बात है, वो तो सीधी सी बात है कि मेजॉरिटी भी इससे इफेक्टिव हो जाएगी। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। मतलब दूसरा रीजन जो है कि पावर शेयरिंग क्यों सही है मतलब डेमोक्रेसीज के लिए, उसका मेन रीजन ये है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में स्पिरिट की तरह यानी उसकी आत्मा की तरह काम करती है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक रूल में ना पावर शेयरिंग जो है लोगों की जिंदगी में ना बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक रूल में ना कोई भी बंदा अपनी मनमानी नहीं चलाएगा। मोनार्की नहीं है ये, मोनार्की में तो अपनी मनमानी चलाता है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, यानी कि कैसे गवर्नमेंट को चलाना है ना, तो पीपल के पास भी इस चीज का राइट होता है। अगर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं चला रहा तो वो क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। और legitimate form of government तो वही होगी जहाँ पे लोगों की भी बात सुनी जाएगी। अब तुम लोगों की सुनो मत और सिर्फ अपनी अपनी मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनाई, लोगों से पूछा नहीं और उसके बाद क्या कर दिया, उसको लागू कर दिया, तो वो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन ऑफ प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल। अब वो करें प्रूडेंशियल और सेकंड मोरल क्या होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले प्रूडेंशियल का मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द प्रूडेंस
और ऑन अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉजिस्टिक, जहां पता हो कि आपको कि हाँ किस चीज से फायदा होगा और किस चीज से नुकसान होगा। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद द डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन, और पूरी मतलब सारी नैतिक बातें देख के ना मोरल कंसिडरेशन के हिसाब से होगा। ऐसा ना हो कि लोगों के हक में कोई चीज ना हो और फिर भी आप उसको कर दो। While prudential reasons stress that power sharing will better outcome, moral reason emphasize that act of power sharing is valuable. प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रूडेंशियल जो रीजंस है ना वो इसलिए हैं ताकि पता रहे कि जो आप पावर शेयरिंग कर रहे हो उससे जो है बेटर आउटकम आए। जैसे बेल्जियम में आए कि ठीक है आप पावर्स को अगर बांट भी रहे हो तो वो क्या करेगी, वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे फॉर्म करे। ऐसा नहीं कि श्रीलंका की तरह पावर शेयरिंग हो रही थी उसकी वजह से सिविल वॉर हो गया और गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम में आ गई और लोग तो प्रॉब्लम में आ ही गए। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनईटी स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। एनईटी जो है डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है बेल्जियम के नॉर्दर्न रीजन में। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट इन हर स्कूल वांट द मीडियम इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। काफी बच्चे चाहते हैं कि भैया और जो है ना जो बुक्स हैं वो फ्रेंच मीडियम में भी होनी चाहिए। सेल्वी स्टडीज इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। एक सेल्वी नाम की लड़की है जो कि श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में पढ़ रही है। तो यहाँ पे दो बच्चियां हैं, एक एनिटी है और एक सेल्वी है, जो दोनों अलग अलग कंट्रीज में सेम रीजन्स में पढ़ती हैं। ऑल द स्टूडेंट इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग। जितने ही बच्चे हैं श्रीलंका में पढ़ने वाली जो लड़की है सेल्वी उसके साथ, वो तमिल बोलने वाले हैं। दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी इन तमिल। वो चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं जो समझाएं चैप्टर्स को या जो पढ़ाई है वो तमिल में हो। इफ द पेरेंट्स ऑफ एनिटी एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, अगर दोनों के माँ बाप जो हैं वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रोच करें, अपील करें टू रियलाइज द डिजायर ऑफ द चाइल्ड, कि भैया जो बच्चे चाहते हैं ना आप वो चीज देखो। हु इज मोर लाइकली टू सक्सीड एंड वाई, तो किस मतलब कहाँ पे बेल्जियम में या लंका दोनों में से कहाँ पे जो है ना आराम से मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है चेंज हो जाएगा। तो ऐसा आपने ऊपर पढ़ा है अभी कि बेल्जियम में ये इजीली चेंज हो जाएगा क्योंकि बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है ना वो प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे काम करती है कि ठीक है अगर लोगों को जरूरत है तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज भी कर देते हैं, लोगों के लिए हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम लोगों के लिए चेंज कर सकते हैं इसका मतलब वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ना कि अगर सैलवी जाती है, सैलवी के पेरेंट्स बोलते हैं कि सर तमिल बोलने वाले ज़्यादा बच्चे तो आप तमिल में डिक्टेट कर दीजिए इस चीज़ को, वो कहेंगे नहीं सर तमिल में नहीं कर सकते हम क्योंकि यहाँ पे सिन्हालास की कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है तो हम सिन्हालास को करेंगे। तो वो चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट है खलील्स दलीमा। As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence, and a Vettel was pillion rider. As usual, Vettel started telling Vikram a story to keep him awake while driving. अब विक्रम और वेटल जो लोग हैं वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं बाइक से। तो वेटल जो है ना विक्रम को एक स्टोरी सुनाना शुरू करता है ताकि वो मतलब जागा हुआ रहे। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज। वो कहता है कि ये स्टोरी कैसी है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो नीचे देखते हैं। इन द सिटी ऑफ बेरौत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। कहता है एक सिटी है बेरौत जिसमें एक आदमी रहता है जिसका नाम है खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। उसके जो माँ बाप है वो दूसरी कम्युनिटीज से हैं, बिलोंग करते हैं। हिज फादर वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर वाज अ सुन्नी मुस्लिम। यानी दो तरीके की कम्युनिटीज हैं। उसके फादर तो क्रिश्चियन है और मम्मी जो है वो उसकी मुस्लिम है। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन द मॉडर्न cosmopolitan city. People from various communities that lived in a Lebanon came to live in its capital Beirut. तो लेबनान की कैपिटल बरात में ऐसा काफी कॉमन है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं रहते, रहते भी हैं लोग। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ। अब हुआ यही हुआ सिविल वॉर वगैरह हुआ होगा वहां पर। तो वन ऑफ खलील्स अंकल वाज किल्ड इन दैट वॉर। उस सिविल वॉर के अंदर खलील के जो कोई अंकल वगैरह रहे हैं वो मर जाते हैं। हाईलाइटेड, ठीक है। एट द एंड ऑफ सिविल वॉर लेबनान्स लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल फॉर पावर शेयरिंग। और जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो लेबनान के लीडर आए और उन्होंने बोला कि हम कुछ बातों पे जो है एग्री हो जाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं
पावर शेयरिंग के लिए सारी कम्युनिटीज के लिए। एज पर दीज रूल द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मेरिनेट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खलील के जो पापा है वो ऑर्थोडॉक्स हैं, क्रिश्चियन है। यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी क्रिश्चियन है, बट वो कैथोलिक है। मतलब है तो वो भी क्रिश्चियन, बट वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होना चाहिए, क्योंकि उसकी मदर जो है सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। तो उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर सुन्नी कम्युनिटी के होंगे, डिप्टी पीएम यानी जो पीएम के नीचे होते हैं दूसरे पीएम या डिप्टी पीएम जिन्हें बोला जाता है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट के होने चाहिए। एंड दैट द स्पीकर फॉर शिया मुस्लिम, और स्पीकर जो होगा वो शिया मुस्लिम होगा। तो सारी की सारी कम्युनिटीज जो होंगी ना, अब इसमें ये कि प्राइम मिनिस्टर जब सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे, डिप्टी पीएम जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होंगे, और स्पीकर जो है शिया मुस्लिम होंगे, तो तीनों ही कम्युनिटी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ गए। ठीक है। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक द फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक द यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। अब क्रिश्चियंस ने बोला कि भाई फ्रेंच प्रोटेक्शन के लिए मतलब बातें जो है ये नहीं छुपा सकते आप, और मुस्लिम से बोला कि आपकी जो आसपास की कंट्री है जैसे स्टेट ऑफ सीरिया है उसकी यूनिफिकेशन आप नहीं छुपा सकते या नहीं छोड़ सकते। एंड द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट, क्रिश्चियंस और मुस्लिम ने ये एग्रीमेंट आया जब उनके सामने पेश किया। दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन, तो दोनों की दोनों जो थे बराबरी पॉपुलेशन थी उनकी। बोथ साइड हैव कंटिन्यूड टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, दोनों ही साइड्स ने जो है इस एग्रीमेंट को मान लिया। दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजोरिटी, इससे क्या हुआ मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में आ गए, यानी ज्यादा उसमें पॉपुलेशन में। खलील डज नॉट लाइक द सिस्टम वन बिट, खलील को सिस्टम पसंद नहीं आया। ही इज अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन, वो पॉलिटिकल एम्बिशन को समझने वाला एक आदमी होता है। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ रीच, उसने कहा लेकिन इस सारे सिस्टम के अंदर ना जो टॉप पोजीशन है वो अभी तक उनके हाथ से बाहर है। He does not practice either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either। कहता है ना तो मैं अपने पापा का रिलीजन फॉलो कर पा रहा हूँ, ना मदर का रिलीजन, और ना दोनों का। He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy। वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लेबनान के अंदर बाकी कंट्रीज की तरह डेमोक्रेसी क्यों नहीं, नॉर्मल डेमोक्रेसी। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कॉन्टेस्ट, कहता है इलेक्शन करवाओ और सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दो। एंड हुएवर विंस मैक्सिमम वोट, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे बिकम द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम। कि वो जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा ना, तो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो ही जीतेगा। अब वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जीतना उसे ही चाहिए, तो इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वाई कांट वी डू दैट लाइक एन अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। कहता है जैसे और दुनिया में और डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया में है कि इलेक्शन होता है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वो जीत जाता है, तो ऐसी वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं। ही आस्क हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों से पूछता है। वी हैव सीन द ब्लड शेड ऑफ सिविल वॉर, हमने देखा कि भैया सिविल वॉर के दौरान काफी खून खराब हो गया। टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। कहता है कि और आप मुझे गारंटी दो कि भैया जो अब इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट है, ठीक है, अब कोई खून खराबा वगैरह नहीं है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश बट दे हैड रीच द टीवी टावर, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी बट वो टीवी टावर तक पहुंच गए। वेयर दे स्टॉप एवरी डे, जहाँ वो रोजाना रुकते थे। वेताल रैप्ड अप क्विकली, वेताल जल्दी से कहानी खत्म करता है। एंड पोस्ट हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम, और वो पूछता है उससे जैसे विक्रम वेताल की कहानी में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इफ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स ऑफ लेबनान, कि अगर तुम्हारे पास पावर हो कि तुम लेबनान के कानून लिख सकते हो या रूल्स में चेंजेस कर सकते हो, व्हाट यू डू, आप क्या करते। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स, क्या तुम जो रेगुलर रूल बना गए दिए गए हैं वही फॉलो करते। एज खलील सजेस्ट, जैसे खलील ने कहा, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, या पुराने जो रूल्स थे उनके ऊपर स्टिक रहते, और डू समथिंग एल्स, यस के अलावा कुछ और करते।
Vetal did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have answer in my mind and yet do not speak, your motorbike will freeze and you so will you. तो कहता है कि अगर तुम मेरा जवाब नहीं दोगे, तो उसे डराता है थोड़ा, तो तुम्हारी मोटर बाइक जो है मैं यहीं जाम कर दूंगा, ठीक है ना, यानी आगे नहीं जा पाओगे तुम। अब वो कहता है, नीचे क्वेश्चन दिया है, कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग द वेताल। अब आप उसकी मदद करो, आपने स्टोरी सुनी कि विक्रम को क्या जवाब देना चाहिए, कि रूल्स में कुछ चेंज होना चाहिए या जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अब है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged इन द ऑपोजिशन ऑफ द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर की वजह से ये आइडिया आया था पावर शेयरिंग का, कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, सबको थोड़ा 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 हक होना चाहिए। For a long time, it was believed that all the power of the government must reside in one person group of person located at one place. कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास जो है पावर है, वो एक ही पर्सन या किसी एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं या हिंदूज हैं या सिख्स हैं, किसी एक के पास चली जाएगी। इट वॉज फेल्ट दैट इट वॉज अ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्ड, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्स देम। तो वो डिसीजन जो लिया करेंगे ना, क्विक नहीं हो पाएंगे। अब मान लीजिए कहीं लड़ाई हो गई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, जैसे हमने ऊपर स्टोरी में सुना। अब वहाँ पे लड़ाई हो गई और सारी जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो वो तो क्रिश्चियंस के लिए रूल पास कर देंगे, मुस्लिम्स फंस जाएंगे। बट दीज नोशन हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये नोशंस चेंज हो जाते हैं जब डेमोक्रेसी का इमरजेंस यानी डेमोक्रेसी आनी शुरू होती है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। कि पीपल ही जो है ना, वही सोर्स है पॉलिटिकल पावर के, यानी पीपल ही तो चुनते हैं गवर्नमेंट को। तो जब लोग चुनेंगे, अब हर कम्युनिटी का एक बंदा होगा, तो कभी भी पॉलिटिकल पावर में जो है किसी एक कम्युनिटी के पास पूरी पावर या राइट्स नहीं जाएंगे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ। डेमोक्रेसी में पीपल जो है गवर्नमेंट को चलाते हैं, चुनते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। और वो बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप जो बटे हुए होते हैं, ठीक है, या जो अलग अलग, तो वो सबके व्यूज के ऊपर काम करते हैं कि अच्छा आपको ये चाहिए, ठीक है, इनके लिए ये कानून बनाते हैं, इस कम्युनिटी को ये चाहिए तो इनके लिए ये कानून बनाते हैं। एवरीवन हैज अ वॉइस, सबको बोलने का हक है। इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, अगर कोई पब्लिक की पॉलिसीज बन रही है तो उसमें उनको अपनी बात रखने का हक है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो पावर जो है ना, जितने ज्यादा लोगों में डिवाइडेड होगी, उतना अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर एक इंसान से पूछने लग जाओ। ऐसे इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर आप पूछोगे तो आपको महीनों और सालों तो पूछने में लग जाएंगे, और सब लोग एग्री भी नहीं होंगे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। पावर शेयरिंग जो है अरेंजमेंट जो उसका बनाया है, वो बहुत सारे अलग अलग उसके फॉर्म है, ठीक है ना, उसके अलग अलग रूप है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो सबसे जो कॉमन है ना, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2 में नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, आप उसे देख लीजिए। गुड बाय, थैंक यू।